हेलो स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो में हम लोगों ने देख चुके हैं कि किस प्रकार से आपके ब्लूप्रिंट में ऑब्जेक्टिव मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सारा का सारा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं इसमें किस प्रकार से आपके पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ ये ओनली फॉर आप लोगों का ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग। तो चलिए हम लोग पहला जो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखकर आप लोगों को स्किप नहीं करना है। ऐसा मत समझिए कि मुझे तो आता है, मैं इस क्वेश्चन को देखूं क्या, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा बोलने का मकसद है, इकोनॉमिक्स एक अलग सा टॉपिक है। इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज ही कुछ अलग, हर एक सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है। तो आप लोगों को एक एक वर्ड को ना समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो पर बने रहे। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। और यह 200% आपके पेपर में 2024 के एग्जाम में यह क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा। याद रखिए कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का यह क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी, इस बात की गारंटी है। अब समझते हैं सर वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां हैं। समझिए, वस्तु विनिमय प्रणाली एक जमाना था जब हम लोगों के पास पैसा नहीं होता था। पैसा तो हम लोग बोल सकते हैं कि आजादी के बाद जो है आया है। पैसा उस समय में भी चलता था, जब मुगल बादशाह चलता था या कुषाण काल होती थी, उस समय उन लोगों का अपना अपना सिक्का होता था। जैसे वहां पे मान लेते हैं कि अकबर अगर पूरे भारत में शासन कर रहे हैं तो अकबर का चित्र छपा गया है पैसा में। तो एक जमाना था जब वस्तुओं में क्रय विक्रय करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन लोग क्या करते थे कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे के पास जाते थे और कहते थे कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है और आप लोगों के पास ये चीज है, और मेरे पास जो चीज की है, जो मेरे पास सामान है, ये सामान की आवश्यकता आपको है। तो जब हम लोग बिना पैसा का लेन देन करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। समझ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू से समझाता हूं, ध्यान से समझिए। मुद्रा के बिना प्रत्यक्ष रूप से पैसा नहीं है, लेकिन लेन देन होना चाहिए। मुद्रा के बिना प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के बदले वस्तु को लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। यानी पैसा तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूं कि मेरा जो आवश्यकता है मैं अपने आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं, उनके पास जो आवश्यकता है वो भी अपने आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हम दोनों विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद एक ऐसा पोजीशन पर आ जाते हैं जिससे हमारे सामान की आवश्यकता उनको पड़ती है तो मैं उनको प्रोवाइड कर देता हूं और उनका सामान मैं ले लेता हूं। तो इस तरह से हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब समझिए, या हम लोग बोल सकते हैं दूसरा लैंग्वेज में, इस प्रणाली में वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय एक दूसरे के लिए किया जाता है। एक दूसरे के लिए किया जाता है, कहीं भी बेचा बेची का सामान नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने गेहूं देकर दूसरे व्यक्ति से चावल प्राप्त करता है। बिल्कुल मेरे पास अगर ज्यादा गेहूं है तो मैं चावल वालों को दे देता हूं और चावल से मैं ले लेता हूं, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो यह वस्तु विनिमय प्रणाली का डिफिनेशन है। अब आते हैं सर वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या क्या कमियां निकल कर आती है, यह बहुत मायने रखता है। तो समझिए पहला पॉइंट नंबर 1, मूल्य संचय का अभाव। मूल्यों को वस्तुओं के रूप में संचित करने में विभिन्न कठिनाई आती है। मूल्यों को वस्तुओं के रूप में संचित करने में विभिन्न कठिनाइयां आती है। जैसे अनाज, फल आदि को संचित यानी स्टॉक नहीं किया जा सकता है। मतलब जो वस्तु विनिमय प्रणाली होती है इसको हम लोग कभी भी स्टॉक नहीं कर सकते। इनके कहने का मकसद यही है। इसलिए वस्तुओं के रूप में कार्य शक्ति को बचा कर रखना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं सर पॉइंट 2, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। अब दोहरे संयोग क्या है, मैंने ये भी आपको बताया था, डबल काउंटिंग सिस्टम। मैंने ये भी आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था क्लास में। दो ऐसे व्यक्ति जिसके पास उपस्थित वस्तुओं का एक दूसरे को जरूरत हो उसे दोहरे संयोग कहते हैं, जिसका अभाव रहता है। मैंने अभी जस्ट बताया ना, जैसे मेरे पास मान लेते हैं कि मुझे गाय की आवश्यकता है और मेरा एक ऐसा फ्रेंड है जिनके पास बहुत सारा गाय है, पर मेरे पास जो है क्या है, भेड़ है। तो मैं उसको बताऊं कि तुम मेरे 2 भेड़ ले लो और तुम्हारा एक गाय मुझे दे दो। तो इसी को ना हम लोग बोलते हैं, क्या याद रखिएगा, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। ऐसा ही प्रश्न आएगा, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। बाकी आप लोगों का इकोनॉमिक्स का जो है क्लास हमारे एप्लीकेशन पे प्रतिदिन क्लास चलती है, जहां पे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, नंबरिकल, थ्योरी वगैरह सारा चीज बताया जाता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के आपको, और डाउनलोड करके बिल्कुल आप लोग जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर ले, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। आगे देखते हैं सर सामान्य मापदंड का अभाव। अब सामान्य मापदंड क्या है ये भी हम लोग समझते हैं
कि वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी कोई सामान्य इकाई नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली में कोई ऐसा सामान्य इकाई नहीं है जो वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को माप सके। यार हम लोग बोल सकते हैं ना कि जब हम लोग लेन देन करते हैं तो उसमें हम लोग कोई भी चीज़ की मापन नहीं करते, यानी मेरा जितना आवश्यकता होती है, मेरा जितना जरूरत पड़ता है मैं उससे उतना ले लेता हूं, लेकिन मापतोल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है, अभाव है, किसका, वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां हैं, क्योंकि माप कोई भी सामान जब हम दे रहे हैं या हम ले रहे हैं तो हम लोग को माप कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, भविष्य में भुगतान करने की समस्या। अब भविष्य में भुगतान करने की समस्या, ऐसा नहीं है कि मैं अभी मान लेते मेरे पास चावल है, मैं कह रहा हूं कि सुनो ना तुम्हारा गेहूं मुझे दे दो और चावल तुम 2 साल बाद लेना, ऐसा भी नहीं है वस्तु विनिमय प्रणाली में। एक हाथ से दो और एक हाथ से ले लो। भविष्य में भुगतान करने की समस्या, इस प्रणाली में वस्तुओं का भविष्य में भुगतान करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इस तरह से आपको 5 मार्क्स का आएगा अगर आप इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे जो आपको खास करके जो आपका बोल्ड किया हुआ दिख रहा है, इसको आप लोगों को अलग कलर से लिखना है, यानी अलग पेन से लिखेंगे, एग्जामिनर को लगेंगे कि वह स्टूडेंट जो है अपने तरफ से लिखिए। अब आते हैं सर मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है। देखिए सबसे पहले आपके पेपर में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सॉरी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कि मुद्रा क्या है। मुद्रा वह कार्य है, मुद्रा का वह कार्य करता है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। समझिए मुद्रा का प्रमुख कार्य है, पहला पॉइंट विनिमय का माध्यम। अब हमें समझना है कि विनिमय का माध्यम क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उपभोक्ता अपनी वस्तुओं को बेचकर मुद्रा प्राप्त करती है, बिल्कुल उपभोक्ता अपना सामान को बेचकर जो है मुद्रा प्राप्त करती है और उससे प्राप्त राशि को अन्य वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने में प्रयोग करती है। अब मान लेते हैं कि मैं दुकानदार हूं और दुकानदार होने के नाते मैं किसी भी सामान को बेच दिया हूं, बेचने के बाद जो भी मेरे पास पैसा आया है इससे मैं किसी सेवा या किसी और वस्तु को मैं खरीद सकता हूं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विनिमय का माध्यम। मुद्रा का यह काम आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को दूर कर देता है और इस तरह से हमारी जो भी आवश्यकता होती है इससे हम लोग दूर कर सकते हैं। एग्जाम्पल पे बता दूं, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, मुझे चावल बेचना है, मैं चावल को बेचकर मुझे मन करता है कि मैं आज जा रहा हूं दिल्ली घूमने, तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं चावल को बेचकर जो भी मेरा पैसा आया है इस पैसा के थ्रू से हम लोग कहां जा सकते हैं, दिल्ली घूमने जा सकते हैं। इसी को कहा गया यहाँ पे विनिमय का माध्यम। पॉइंट 2 नंबर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, मूल्य का संचयन, एमुलेशन ऑफ वैल्यू। धन, संपत्ति, संसाधन आदि को मुद्रा के रूप में संचित कर रखा जा सकता है। आदि को जो है हम लोग मुद्रा के रूप में संचित कर रख सकते हैं हम लोग, जैसे लोग धन, अनाज इत्यादि बेचकर मुद्रा के रूप में मूल्य को प्राप्त करता है। बिल्कुल सही बात है, लोग अनाज को बेचकर, धान को बेचकर पैसा प्राप्त करते हैं और ये पैसा को बैंक में जाकर जमा करते हैं और उसे भविष्य में उपयोग करने के लिए रख देता है, और बैंक में जब रख दिए तो मतलब ये भविष्य के लिए ही होगा। तो इस तरह से मूल्य का संचयन भी होता है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, मुद्रा के द्वारा किसी भी वस्तु का सेवा के मूल्य आसानी से मापा जा सकता है। मुद्रा का मापक होता है कि मेजर ऑफ वैल्यू। हम लोग पैसा को माप भी सकते हैं, कैसे मापने का तरीका आपको पता होना चाहिए। मुद्रा के द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य आसानी से मापा जा सकता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है कि मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति तथा तरलता का गुण होने के कारण इसको आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। अब आते हैं सर हम लोगों का कि मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां को दूर करती है। देखिए आपके पेपर में ना अभी तक यहीं तक क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में अभी तक 4 मार्क्स का क्वेश्चन छपा है। अगर आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन इंक्लूड हो जाए क्या कि मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करती है, तो आपको इस तरह से लिखना होगा किस तरह से कमी को दूर करती है। मुद्रा एक सामान्य मापदंड है, मुद्रा एक सामान्य मापदंड के रूप में कार्य करता है। मुद्रा सिंपल सा एक सामान्य मापदंड के रूप में कार्य करते हैं। अब मुद्रा के रूप में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों को मापा जा सकता है। इन्हें पैसा से ही हम लोग अपने वस्तु भी खरीद सकते हैं, अपना वस्तु मतलब और अपना सर्विस, अपनी सेवा भी खरीद सकते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अब मेरा बॉडी पे पूरा क्या है, परेशानियां हैं। परेशानी का मतलब मुझे मालिश की जरूरत पड़ती है, तो मैं लोगों को बुलाया और उनको कहा कि तुम्हें 2000 रुपये में पैसा दूंगा, मुझे पूरा बॉडी मालिश कर देंगे। तो इस तरह से ना हम लोग पैसा के माध्यम से हम लोग सेवा भी कर सकते हैं। ठीक है, सेवा का मतलब सिर्फ नहीं कि किसी को दान करे तो ये सेवा है, नहीं, अपने ऊपर भी आप सेवा कर सकते हैं। जबकि मुद्रा के प्रचलन के रूप में वस्तु विनिमय में सामान्य मापदंड का अभाव था
आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव की संपत्ति। मुद्रा के प्रचलन से अब दो व्यक्तियों के बीच वस्तु तथा सेवा का आदान प्रदान आसानी से हो गया है। अगर मैं बात करूं अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट मूल्य संचयन के अभाव की समाप्ति। किसी भी वस्तु, संपत्ति अथवा धन को अब भविष्य के लिए मुद्रा के रूप में संचित कर रखा जा सकता है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप पैसा को लोग जो है अधिकतर बैंक में ही अपने पैसा को रखते हैं अपने भविष्य के उपयोग के लिए। अब आते हैं सर अगला प्रश्न, अगर हमारे पेपर में आ जाए कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है, हायर पावर्ड ऑफ मनी क्या है। समझिए, एक होता है कि मुद्रा क्या है, एक होता है कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है। समझिए, उस उच्च शक्तिशाली मुद्रा से तात्पर्य देश के मौद्रिक प्राधिकारिक द्वारा निर्गत की गई मुद्रा से है। इसे मौद्रिक आधार मॉनेटरी बेस के नाम से जाना जाता है। भारत में आरबीआई मौद्रिक आधार है। देखिए, आरबीआई से रिलेटेड आपके पेपर में 3-4 क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, इसके राष्ट्रीयकरण 1949 में हुई थी। दोनों को आप लोगों को याद रख लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। इस मुद्रा के अंतर्गत करेंसी व्यावसायिक बैंक के पास जमा तथा आरबीआई के पास रखी अन्य जमाएं आती है। तो इस तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है ना रट्टा लगाना होगा, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी ये इकोनॉमिक्स का टर्म में बताया गया इसका आंसर। आते हैं अगला क्वेश्चन कि व्यावसायिक बैंक क्या है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2024 के पेपर में 200% ये छपेगी कि व्यावसायिक बैंक क्या है, व्यावसायिक बैंकों का क्या क्या कार्य है, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। समझिए, व्यावसायिक बैंक के कार्य, पहला पॉइंट 3 कार्य होती है। पहला होता है ऋण और अग्रिम प्रदान करना। यानी सिंपल से भाषा में याद रखना कि व्यावसायिक बैंक उसे कहा जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र में होती है और छोटे मोटे व्यवसायिक कृषि लोगों को, जो किसान लोग होते हैं उनको, या छोटे मोटे जो उद्योगपति होते हैं उनको लोन देते हैं और उस लोन के माध्यम से वह व्यक्ति अपने फैक्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र में खास करके ये दिए जाते हैं और ये पूरा का पूरा कनेक्टेड होती है आरबीआई से। याद रखिएगा, कौन? तो बोलेंगे सर व्यावसायिक बैंक। आरबीआई ही जो है व्यावसायिक बैंक को पैसा देते हैं। व्यावसायिक बैंक जो है वो लोगों को गांव ग्रामीण बैंक में, जिसे हम लोग बोलते हैं ना ग्रामीण बैंक, इसी को हम लोग बोलते हैं व्यावसायिक बैंक। ये भी आपको समझना है। व्यावसायिक बैंक के कार्य ऋण प्रदान करना। व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में आर्थिक एजेंट को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करता है, जैसे नगद राशि, नगद साख, मांग ऋण, अल्पकालीन ऋण थोड़े समय के लिए देते हैं। ये पूरा 4 साल 5 साल के लिए नहीं। ग्रामीण बैंक सिर्फ और सिर्फ 6 महीना 8 महीना जो 1 साल के लिए देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी जरूरतों को पूरा करके इतना % इंटरेस्ट लगेगी, आपको यहाँ पे कर देना है। पॉइंट नेक्स्ट, जनता से जमा स्वीकार करना। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो सेट 3 जो होगी वो इससे भी इंपॉर्टेंट होगा, तो सेट 3 का आप लोग जल्दी से कमेंट करें। जनता से जमा स्वीकार करना। व्यावसायिक बैंक जनता से चालू खाते में जमाए, समाधि जमा खाते में जमाए और बचत खाते में जमा की स्वीकार करती है। देखिए, जनता से जमा स्वीकार करना, इससे क्या होता है ना कि लोग जो है बैंक में, इसका बोलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। क्या? समझिए इस बात को। बोलने का इसका मकसद है कि लोग पैसा यहाँ पे जमा भी कर सकते हैं, यहाँ से पैसा निकाल भी सकते हैं और इसके बाद वह यहाँ से ऋण भी लेकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनली यहाँ पे यही चीज कहा गया है, चालू खाता होना चाहिए। यहाँ पर जो है फिक्स डिपॉजिट नहीं होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मेरा 2 लाख रुपया है, मैं 4 साल 5 साल के लिए फिक्स कर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट नहीं चलती है। इस बात को याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 3, बैंक के अभिकर्ता के रूप में कार्य। देखिए, कमर्शियल बैंक फाउंड का संग्रह, तरलता की आपूर्ति, फाउंड का ट्रांसफर आदि का कार्य करती है। ये आपको जो तीनों पॉइंट में बताया हूं ना, तीनों पॉइंट को कंठस्थ कर लेना है फाइनल एग्जाम। ब्लूप्रिंट में तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही आप लोगों के प्रश्न छपने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह से बने रहे। अब आते हैं सर, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कौन कौन से उपकरण है, समझिए। पॉइंट नंबर 1, नगद कोष अनुपात। नगद कोष का अनुपात का मतलब होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इसे नगद आरक्षित अनुपात भी कहते हैं। आरबीआई प्रत्येक बैंकों के लिए जमा के लिए एक निश्चित अनुपात तय करती है। यानी हम लोग बैंकों का बैंक, केंद्र का बैंक, इंपीरियल बैंक किसको बोलते हैं हम लोग? आरबीआई को। आरबीआई एक निश्चित तौर पर ना एक अनुपात सेट करती है कि पूरे महीना में व्यावसायिक बैंक को कितना देना है, एसबीआई को कितना देना है, आरबीआई को कितना देना है, बैंक ऑफ इंडिया को कितना देना है, हम लोग बोल सकते हैं जैसे आईसीआईसी बैंक को कितना देना है, बैंक ऑफ बड़ौदा को कितना देना है। एक रेशियो रखा है उन्होंने, रेशियो के माध्यम से ही उन्होंने हर एक महीना जो इतना पैसा जो है ट्रांसफर करती है हर एक बैंक वालों के, हर एक बैंक में, ठीक है, समझिए।
अब बताएं सर, नगद अनुपात तय करते हैं जो प्रत्येक बैंकों को अपने पास रखना आवश्यक हो जाता है, या इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी बैंक ज्यादा ऋण ना दे सके, और यह मतलब बोल सकते हैं इस तरह से आरबीआई पास करती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वैधानिक तरलता अनुपात, यह तरलता का प्रबंधन करने के लिए आरबीआई द्वारा नियोजित एवं एक मुद्रा उपकरण मौद्रिक उपकरण है। इससे सोना नगद, यहाँ पे हम लोग बैंक में ना अपने सोना को भी गिरवी पे रख सकते, गिरवी पे नहीं सॉरी, बैंक में हम अपने सोना, मान लेते हैं घर में हमको लग रहा है कि यहाँ पे चोर डकैती ज़्यादा आती है, तो मैं अपना सोना चांदी जो है मैं बैंक में जमा कर दूँ, तो बैंक में आपको 2.5% जो है पूरे साल भर में आपसे इंटरेस्ट लेगी और आपका सारा का सारा सामान जो है सुरक्षित रख देंगे। तो इस तरह से ना आप लोगों के पेपर में आएगा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, और इसके बाद और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी सब्जेक्टिव का हो या प्लस एमसीक्यू का ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग जो आप लोगों के पेपर में पूछे जाने वाले हैं, याद रखिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाई, तो आप लोग जल्दी से दबा करके सेट 3 के लिए कमेंट करें, मैं आप लोगों को सेट 3 प्रोवाइड करूंगा, और सेट 3 में सारा का सारा वो क्वेश्चन होगी जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे।